कमरे में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की एकमात्र तस्वीर और उस तस्वीर के पास आंसुओं को पोंछती एक बूढ़ी महिला। ये बुजुर्ग महिला जिस कमरे में रहती है वो बेहद छोटा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा समृद्ध है। इन्हें मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का वंशज कहा जाता है। मुगलों के बेहद क्रूर शासक औरंगजेब का वंशज भी माना जाता है। इनका नाम सुल्ताना बेगम है, मगर जिंदगी गुर्बत में कट रही है। मेरा बच्चा लोग एक एक ब्रेड पानी में भिगा के खाया, इतनी तकलीफ में, लेकिन महिला में कोई नहीं बोल सकता कि इनका बच्चा लोग हम लोग से मांग के खाया है। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जब कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। हम लोग रिक्शा नहीं चलाते हैं, लेकिन गुर्बत वैसे ही है, हालत भी वैसे ही है। और नेताओं का तो जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, या देश के माहौल को तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। सुल्ताना बेगम को औरंगजेब का वंशज क्यों कहा जा रहा है, पहले वो जानिए, फिर बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों मुगलों की पीढ़ियों का जिक्र किया। औरंगजेब के बाद जिसने मुगलों की सत्ता संभाली वो उनका बेटा बहादुर शाह प्रथम था, और बहादुर शाह प्रथम के एक बेटे का नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह का बड़ा बेटा था, जिसके इकलौती संतान था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम के बड़े बेटे अकबर शाह द्वितीय थे, और फिर उनकी संतान थे बहादुर शाह जफर। इन्हीं बहादुर शाह जफर के प्रपौत्र वधू हैं सुल्ताना बेगम, जिनकी मौजूदा हालत का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है। ये फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जब कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने खूने किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? जिस औरंगजेब ने 49 साल तक दिल्ली पर राज किया, जिसने हिंदुओं से नफरत के चलते हजारों मंदिरों को तोड़ा, उस औरंगजेब के वंशज आज जिस हाल में हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए बेहतर समझ सकते हैं। सुल्ताना बेगम पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहती हैं। उन्हें हर महीने पेंशन के तौर पर 6,000 रुपए मिलते हैं। इनमें से 1,500 रुपए कमरे के किराए में खर्च हो जाते हैं। 71 साल की सुल्ताना बेगम का दावा है कि वो बाकी 3,000 रुपए में अपना गुजारा करती हैं। मगर बादशाह के वंशज होने का स्वाभिमान ऐसा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। चंद मिनट की दूरी होने के बावजूद नबन्ना यानी पश्चिम बंगाल के सचिवालय के अंदर आज तक नहीं गईं। बहादुर शाह जफर के प्रपौत्र वधू सुल्ताना बेगम, साथ ही उनके पति का नाम आपको बताते हैं मिर्जा बेदार बख्त। वो यहाँ हावड़ा के फोर्श रोड में रहती हैं, इस छोटे से घर में। आप देखिए किस तरह से कच्चा ये घर है, और यहाँ पर जब बारिश ज्यादा होती है तब छत से पानी टपकता है। ये चार दीवार के बीच में जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तकलीफ तो होती है, कहाँ वो थे, कहाँ एक आसमान एक जमीन, लेकिन देखकर भी सब्र कर लेते हैं। ये 6 बाई 11 फुट का घर है, इसी में अपने बच्चे लोग की परवरिश की, नवासा नवासी का भी परवरिश यही हुई है। लेकिन देखते हैं कल मेरे नसीब में क्या है। कम से कम अगर हुकूमत हमारे ऊपर नजर डाले, हो सकता है आज नहीं कल डाले, इंसान तो परेशान रहते ही है। उम्मीद है कि सरकार मेरे ऊपर नजर डाले। मौजूदा दौर की राजनीति में औरंगजेब बहुत ज्यादा चर्चा में है, और इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ बार बार करते हैं। योगी ऐसे लोगों को औरंगजेब प्रेमी बताते हैं जो एंटी हिंदू थ्योरी में बिलीव करते हैं। योगी उन लोगों को औरंगजेब का समर्थक मानते हैं जो मंदिरों का विरोध करते हैं। योगी के लिए औरंगजेब की विचारधारा और मुस्लिम वोट की ठेकेदारी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तस्वीरें 2.5 साल पुरानी हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचे थे। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से सियासी दोस्ती बढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने 2023 में औरंगजेब की मजार पर जाकर सिर झुकाया था। योगी आदित्यनाथ कई बार समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुसने जैसी बात कह चुके हैं, और अखिलेश यादव पर औरंगजेब वाला तंज कस चुके हैं। आप ये देखिए कि अगर कोई अपराधी मुस्लिम है तो तमाम ये समाजवादी उसको बचाने में चले आते हैं। मुसलमानों के अंदर क्या कोई प्रोफेसर नहीं है, क्या कोई इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या और कोई समाज सेवक नहीं है जो चुनाव ये नहीं लड़ते हैं
चुनाव इनके यहाँ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है और पूरी कौम उस अपराधी प्रवृत्ति को बचाती है। तो उस मानसिकता को देखते हुए योगी जी का कहना कितना गलत है, मुझे बताइए। इतिहास कहता है कि औरंगजेब जितना हिंदुओं से डरा था उतना ही डर उसे अपने घर वालों से था। इसलिए उसने अपने पिता को कैद करा दिया था, गद्दी के लिए भाइयों का कत्ल कर दिया था, अपने 2 बेटों को जेल में डाल दिया, जिनमें से एक की मौत उसी काल कोठरी में हो गई। बेटी जैबुन्निसा को हिंदू राजा से प्यार हो गया था, इसलिए उसे भी घुट घुट कर मरवा दिया। अब योगी ने हिंदुस्तान के मंदिरों और सनातन पर टारगेटेड हमलों को लेकर औरंगजेब का जिक्र किया तो उनके वंशज याद दिलाने लगे कि बहादुर शाह जफर का नाम क्यों नहीं लिया जाता, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया था। योगी जी कितने पढ़े हुए जो चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है, तो पहले वो इतिहास देखे, पढ़ लिए होते तो इतिहास देखते कि रिक्शा कौन चला रहा है। बहादुर शाह जफर का अभी परपोता है कलकत्ते में, वो चला रहा है कि बेदार साहब चलाकर मर गए, या टिप्पू सुल्तान का खानदान चला रहा है अनवर शाह रोड में। उनको तो कुछ है नहीं, आटपट जो भी आया मुंह में बक दिया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है। हमेशा हिंदू मुस्लिम लेके जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, देखिएगा उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा ही है। राजनीति, प्रोपेगेंडा, ये सब है बोल के ये सब होता है, लेकिन हमको जहां तक लगता है इंसान अगर सीधे मन से चले ना तो शायद ये सब ना हो। तो अब वो नेता है, कौन नेता क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उसको हम और ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो उनकी सोच है, वो उनकी समझ है, वो उनकी शिक्षा है। तो सवाल यह है कि क्या औरंगजेब के वंशज इसलिए बदहाली में हैं क्योंकि सनातन संस्कृति के साथ मुगल काल में खिलवाड़ किया गया? कभी शान और शौकत के लिए मशहूर रहे मुगलों की मौजूदा पीढ़ियां क्या इस बात का नतीजा भुगत रही हैं कि हिंदुओं पर क्रूरता की गई थी? झुग्गी बस्ती में रहने वाली सुल्ताना बेगम के 5 बेटियां और 1 बेटे थे। उनकी पोती रोशन आरा को करीब 15,000 रुपए महीने की सरकारी नौकरी मिल गई। बाकी सदस्यों को नौकरी की पेशकश हुई मगर बुनियादी परीक्षाओं में पास नहीं हुए। कहते हैं कि एग्जाम तभी क्वालिफाई होते अगर उन्होंने पढ़ाई की होती। सुल्ताना बेगम के पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्चों को स्कूल भेज सकें। उन्होंने चाय की दुकान चलाने से लेकर सलवार सूट बेचकर भी गुजारा किया। चाय की दुकान हमने फर्स्ट रोड में किया था, उस वक्त सिंगल रोड था। तो देखिए जब रोड बना और इलीगल थे तो कम से कम तो हमको हटना पड़ा। पकौड़ा वकौड़ा भी बनाए, चूड़ी बनाए, बहुत कुछ मेहनत किया इसी घर पे करके अपने बच्चे लोग को परवरिश की। मुगल शासकों के वंशज अपनी गरीबी से बाहर आना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कुछ साल पहले कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के तहत सुल्ताना बेगम ने खुद को वैध उत्तराधिकारी बताते हुए लाल किले का मालिकाना हक मांगा। मुगलों की बनवाई गई कई संपत्तियों पर केंद्र सरकार का वैध कब्जा बताया। हालांकि दोनों ही मोर्चे पर इन्हें निराशा हाथ लगी। शाही स्थिति को मान्यता देने की जो मांग की गई थी उससे